हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा हो रही है, तो इसके लिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज आता है 26 नंबर क्वेश्चन, जो कि अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार से जाएंगे कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा भौगोलिक अचल है जो सबसे अधिक ऊंचा है। तो बताइए फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा भौगोलिक अचल हो जाएगा राजस्थान का जो सबसे ऊंचा है, यानी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये बताइए पहले तो आप मुझे कमेंट में। देखिए, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी, गुरु शिखर, जो कि किससे मिलती है, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वतमाला की होगी, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। यह सिरोही जिले के माउंट आबू के अंदर स्थित है। अगर आपसे ऊंचाई पूछ लो तो कितनी बताएंगे आप, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी इतनी ऊंची है। समझ में आ गई। आप अगर फुट में नापोगे तो 5,649 फुट इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी जो कि माउंट आबू से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। समझ में आ गया। इस चोटी के ऊपर भगवान विष्णु के मतलब कि दत्रोता मतलब कि एक मंदिर भी बना हुआ है। समझ में आ गया। और इसी वजह से इसका नाम गुरु शिखर रखा गया, यानी गुरुओं का शिखर, ये इसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है। काफी बार पूछा गया है कि इसका गुरु शिखर नाम क्यों पड़ा, तो वहां पे जो भगवान विष्णु का जो मंदिर है ना, उसी वजह से बताया गया है कि गुरुओं का शिखर है ये गुरु शिखर। समझ में आ गया कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक आती है गुरु शिखर की जो शिखर। और पूरे देश में दुनिया में माउंट आबू से घूमने मतलब कि दूर दूर से लोग आते हैं, कि विदेशी मेहमान तक देखने के लिए आते हैं, जो गुरु शिखर इतनी की खासियत रखता है हमारे राजस्थान में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, यानी आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में बताना है। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान पर्यटन विकास का निगम जो आरटीडीसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर के अंदर। समझ में आ गया कि जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय बना गया है। जो कि कब मतलब इसको मतलब ये लागू कब किया गया था, 1556 के अंदर इसको लागू, आई मीन रुको, 1556 के अंदर इसको लागू किया गया था। समझ में आ गया। जिसने मतलब कि 1556 में राजस्थान ने पूरी तरह से मतलब कि स्वामित्व अपने अंडर ले लिया गया था। समझ में आ गया। पूछे कि आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1789 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके कार्य क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसमें रेस्तरा, कैफेटेरिया, होटल, मोटल, बार, बोटिंग, परिवहन, इन सब का मतलब कि प्रबंधक क्या कैसे होता है, इन सब के बारे में बताया गया है। जैसे जैसे कि दूर का पैकेज हो गया, मेले हो गए, त्योहार हो गया, मनोरंजन, खरीदारी, जो परिवहन में किस प्रकार की सेवा मतलब कि प्रबंध करा सकते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। समझ में आ गया कि किस प्रकार से इसको बताया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। कैसा क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, किस नदी यानी राजस्थान की किस किस नदी का जो है ना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में मिलता है। राजस्थान के एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस किस नदी का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। तो बताइए कि कौन कौन सी है राजस्थान की नदियां। जैसे कि देखिए, बाण गंगा हो गई, बनास हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, बेडच हो गई, गंभीर हो गई। इन सब का जो जल है बंगाल की खाड़ी या फिर मतलब कि यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ये पहुंच जाता है। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बनास नदी। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा है कि बनास नदी का जो है ना जल है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। और नदी कौन कौन सी हो जाएंगी, बाणगंगा, बनास, काली सिंध, पार्वती, बेडच, गंभीर। ये सारी नदियां हैं जो राजस्थान की हैं। समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पर ये निकलती हैं और लास्ट में कहाँ मिलती हैं, यमुना नदी के अंदर जाकर आगे जल के मिल जाती हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी। जो राजस्थान शासन सचिवालय है इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी किस डेट को की गई थी, किस मंथ में इसको अपनाया गया था राजस्थान शासन सचिवालय। तो अप्रैल 1949 में इसको अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना की बात की जाए तो अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थान अगर आपसे कोई पूछ ले तो राजस्थान सचिवालय का मुख्य भवन का नाम भगवान दास रोड में जो कि जयपुर के अंदर इसको स्थित है।
और अगर आपसे कभी-कभार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि सचिवालय का अर्थ क्या होता है? तो सचिवालय उन विभाग जो जितने परिसर होते हैं ना, उनके बारे में बताया गया है, जिनके राजनीतिक प्रमुख मंत्री होते हैं, फिर प्रशासनिक मतलब कि प्रमुख जो सरकार सचिव होते हैं ना, उन सब के बारे में ये बताया गया है। उन पे निगरानी का जो काम होता है, वो इसी का ही होता है। जैसे कि राजस्थान का एकीकरण हो गया, जो कि 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 17-18 मार्च 1948 से स्टार्ट होकर 1 नवंबर 1956 तक इसको कंप्लीट किया गया था। समझ में आ गया किस-किस प्रकार से गया था? जैसे कि जो रियासत सचिवालय थी इसकी स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 30। ये किस प्रकार से है? किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? यानी जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है ना, आरएसडब्ल्यू, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 मई 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999। अधिनियम क्या था? राजस्थान राज्य महिला आयोग, जैसे कि आरएससीडब्ल्यू। क्लियर हो गया? उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो संकटग्रस्त महिलाएं होती है ना, उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करे, राज्य में महिलाओं को मतलब कि उनके हितों की रक्षा किस प्रकार से करे। यानी मोटा बात की जाए तो ये महिलाओं के लिए जो जो मतलब कि जो प्रॉब्लम होती है ना महिलाओं को, तो उनकी रक्षा करने के लिए इसको लागू किया गया था। मुख्यालय कहाँ था? जयपुर। और इसकी पहले अध्यक्ष कौन थी? कांता खातुरिया। क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी जो पहली जो अध्यक्ष कौन थी? कांता खातुरिया। क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको कल भी कराया था कि अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो 2 जगह मिले हैं। समझ में आ गए कि कौन-कौन सी जैसे कि राजस्थान की कालीबंगा और गुजरात के लोथल, यानी 2 जगह पर मिले हैं किसके? अग्निकुंड के साक्ष्य। समझ में आ गया कि कालीबंगा में मतलब कि कुछ वेदियाँ भी पाई गई हैं, जैसे कि ना कि घर के बाहर की है ना, वहाँ पे मतलब अग्निकुंड से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि ना कि वो कैसे इसकी पूजा पाठ के बारे में वो लोग जानते थे, मतलब कि दुनिया को इस बारे में बताया गया है कि वो लोग पूजा पाठ के बारे में अच्छे से जानते थे। और इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर एएस गर्ग ने इसकी खोज की थी। और बात की जाए कि लोथल में भी कुछ मतलब कि अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे, जैसे कि अग्निकुंड या फिर हवन कुंड के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगा और लोथल से मिले थे। राजस्थान की बात की जाए तो कालीबंगा और गुजरात के लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट आता है राजस्थान के लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? यानी कौन है राजस्थान का लोकनायक? इसको नाम दिया गया है लोकनायक इन राजस्थान। तो कौन हो जाएगा? जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जय नारायण व्यास को राजस्थान के लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जो कि जोधपुर शहर के रहने वाले थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के इन्होंने नेता के तौर पे भी काम किया है। और ये राजस्थान राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री भी थे, जो कि जोधपुर शहर के रहने वाले थे और कांग्रेस पार्टी का मतलब कि नेता भी था, जिनको उपाधि क्या मिली थी? राजस्थान के लोकनायक के नाम से लोग इनको जाना जाना करते थे। है क्वेश्चन नंबर 33, यानी 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जुती हुई कृषि भूमि के जो साक्ष्य कहाँ से मिले थे? यानी कौन सी सभ्यता के लोग थे जो खेती करना भी जानते थे? इसके बारे में बताइए कि जुती हुई जो कृषि भूमि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो वह कहाँ से मिले थे? राजस्थान के कालीबंगा से मिले थे, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कालीबंगा से जुती हुई खेती के मिले थे। और कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा चरण में इसकी खोज की, यानी मतलब जो खास से वहां से पता चला था कि वहां के लोग मतलब कि जुताई के बारे में भी जानते थे, यानी कि बैलों की घंटी बांध कर, यानी कुछ ऐसे मतलब कि हल का इस्तेमाल करके वो खेती का यूज करते थे। समझ में आ गए? कालीबंगा कहाँ थी? सिंधु घाटी की एक बस्ती थी, जो कि मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप की खेती मतलब पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त वहां से इसके हुए थे। जो हड़प्पा के जो लोग थे, वो बैल और ऊंटों के द्वारा मतलब कि लकड़ी ऐसे बांध कर, जैसे कि आपको टीवी में दिखाते हैं कि बैलों में लकड़ी बांध के वो कैसे हल चलाते हैं, क्योंकि पहले टाइम पे ट्रैक्टर तो होते नहीं थे, तो वो बैलों से अपनी खेती करते थे। तो मतलब कि उनके साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 34 किस प्रकार से आता है कि मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मतलब कि मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? यानी जब मारवाड़ के निष्कासन के बाद जो दुर्गादास थे, उनको क्या पद से उनको मतलब कि मेवाड़ में इसको मतलब कि एक
पदवी दी गई थी। तो क्या दी गई थी? हकीम की पदवी दी गई थी। दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य का हकीम बनाया गया था। क्लियर हो गया? यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गादास राठौड़ कौन थे? 17वीं शताब्दी के जो महाराजा थे जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ वंश के राठौड़ के रूप में इनको मतलब कि स्त्री के रूप में इनको जाना जाने लगा था। फिर कुछ युद्ध उद्ध हुए जिसके बाद इनसे मारवाड़ से इनका निष्कासन कर दिया। फिर ये दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ राज्य में जाकर उन्होंने वहां पर हकीम की पदवी को जो कि इसे कहने बात अगर पूछ मिले कि क्या युद्ध हुआ था तो दुर्गादास ने मारवाड़ की तरफ से 20 वर्ष तक अंग्रेज जो औरंगजेब था उसके खिलाफ लड़ाई को जारी रखा था। समझ में आ गया कि मतलब कि फिर उसके बाद दुर्गादास के मेवाड़ राज्य का हकीम का पद दिया गया था। नंबर 35 किस प्रकार से आएगा? राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? जो जोधपुर नगर है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगर आपसे डेट पूछे तो आपको डेट भी याद रखनी है कि 12 मई 1459 में मेवाड़ की जो राव जोधा थे उन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। जो ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ गया? स्थापना कब हुई थी? 12 मई 1459 के अंदर जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही इसमें जो है ना मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी नींव रखी गई थी जो कि जोधपुर किले के रूप में ही जाने जाने लगा था। और राव जोधा ने राठौड़ वंश के जो राजपूत सरदार के रूप में इनको माना जाता था। और मारवाड़ राज्य की स्थापना भी जो कि जोधपुर शहर के बाद ही की गई थी। और राजधानी मंडोर में इसको मतलब कि जोधपुर को स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी एक क्वेश्चन के बारे में जितने डाउट मेरे से बन सकते हैं ना मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36 किस प्रकार से आता है कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अब हवा महल के बारे में तो सब जानते हैं कि जयपुर के अंदर है हवा महल, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया और इसके बारे में कुछ स्पेशल पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो निर्माण का तो पता है कि किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जयपुर के अंदर हवा महल है ये भी सबको पता है। समझ में आ गया कब बनाया गया था? तो 1799 के अंदर इसका निर्माण करा दिया गया था हवा महल का। अब इसके वास्तुकार यानी इसके डिजाइनर कौन थे? तो कौन थे? लालचंद उस्ताद जो कि इसके मतलब कि डिजाइन जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। और कब से स्टार्ट किया गया था? 1799 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगर आपसे कोई हवा महल की कुछ विशेषता पूछे तो आप क्या बताओगे? तो ये एक पंचमील मतलब कि 5 मंजिला भवन है। समझ में आ गया? इसको मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के रूप में डिजाइन किया गया है। समझ में आया क्लियर? और नेक्स्ट की जो क्या थे उस टाइम में जो वो थे ना राजा थे सवाई जम प्रताप सिंह वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस प्रकार का महल चाहिए कि उस महल को देखने के बाद ही मुझे भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाए। तो उसका जो डिजाइन था बिल्कुल उनके मुकुट की तरह इसको सेट किया गया था। समझ में आ गया? ये जो हवा महल है इसकी बाहरी दीवारों के ऊपर 953 जो कि खिड़कियां बनाई गई है। एग्जाम में बार बार पूछ लेते हैं कि हवा महल की खिड़की कितनी है? तो 953 इसकी खिड़कियां हो जाएंगी। 1799 में इसका निर्माण स्टार्ट कर दिया गया था। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और किसके आकार में दिया गया था? तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के आकार में इसको सेट किया गया है। अब पूछते हैं कि आपसे झरोखा क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स जो हवा महल की जो खिड़कियां है ना जो 953 खिड़की है इसी को झरोखा नाम दिया गया है। बार बार पूछा गया है इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 क्वेश्चन क्या कहते हैं? हुंजा नामक घोड़ा किसका था? यानी जो देखो अब महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम सबको पता है कि चेतक है, लेकिन हुंजा किसके घोड़े का नाम है? एग्जामिनर जो मतलब सबको याद हो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, जो नहीं याद हो वो पूछ सकता है। तो हुंजा नामक घोड़ा किसका था? महाराव उमेद सिंह का। समझ में आ गया कि उमेद सिंह का क्या नाम था जो कि बूंदी के थे, जिनका घोड़े का नाम क्या था? हुंजा। जिन्होंने मतलब कि एक क्या होते हैं एक ऐसे घोड़ा उनका था जो मतलब कि उनके खड़े होने से बोलने से खड़ा होता बैठ यानी एक स्वामी भक्त के रूप में उसने मतलब कि पूरी लाइफ टाइम अपने राजा के प्रति खूब अच्छा रखा गया था। इसीलिए उनकी प्रतिमा भी बनाई गई है हुंजा की जो कि महाराजा उमेद सिंह ने बनाई थी। कहाँ पर? नाहर के चोटा पर इसकी प्रतिमा बनाई गई है। समझ में आ गया कि हुंजा इतना स्पेशल घोड़ा था जो मतलब कि अपने राजा की रक्षा के लिए मतलब अपने आप को समर्पित भी कर दिया था।
यानी उसकी जो स्वामी भक्ति थी, वो एकदम सबसे ऊपरी थी। जैसे नेक्स्ट आता है नाथ द्वारा का मूल नाम क्या है? जो नाथ द्वारा है, इसका मूल नाम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नाथ द्वारा का पूरा नाम हो जाएगा सिहंद या सिहारनी सिहंद हो जाएगा। समझ में आ गया? जो कि नाथ द्वारा का पुराना नाम था। इसके बाद इसका नाम श्रीनाथ जी के आगमन के बाद इसका नाथ द्वारा इसका नाम पड़ गया। नाम चेंज कब हुआ था? श्रीनाथ जी के आगमन के बाद। पूरा नाम जो उसका क्या था? सिरहंद। नया नाम नाथ द्वारा। कहाँ पर है? राजस्थान के राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे पर ये बना हुआ है। और यहाँ पर श्रीनाथ जी भगवान राधा कृष्ण जी की नवीनतम अवतार यानी की एक हवेली में है, जो कि नाथ द्वारा के अंदर इसकी हवेली बनी हुई है। क्लियर? 39। अब 39 क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि समाचार पत्र में मजहरुल सरूर कहाँ और कब प्रकाशित किया गया है? क्या आप नाम से ही समझ रहे हैं कि क्या है? मजहरुल सरूर कहाँ और कब प्रकाशित किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स कि कब किस डेट को इसको प्रकाशित किया, जो कि एक समाचार पत्र का नाम है। क्या था? मजहरुल सरूर, जो कि 1849 में प्रकाशित किया गया था। कहाँ पर? भरतपुर से। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। नाम क्या आएगा? मजहरूर सरूर। प्रकाशन कहाँ से हुआ था? भरतपुर से। इसकी वर्ष क्या थी? 1849 में इसको लागू किया गया था। समझ में आ गई? इसकी विशेषता क्या थी? ये हिंदू और उर्दू दोनों लैंग्वेज के अंदर चलने वाला पहला न्यूज़पेपर था। समझ में आ गया? जिसके अंदर हिंदू और उर्दू यानी दो भाषाओं वाला न्यूज़पेपर था। समझ में आ गया? सारे डाउट क्लियर हो गए? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 के विद्रोह में कोटा का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी जानते हैं कि 1857 के अंदर कितनी भयानक क्रांति हुई थी, जानते हैं ना? तो उस टाइम पे कोटा से नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? महरम खान पठान और जयदयाल कासत ने। देखिए फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के बारे में तो आप जितने हो सके ना उतने क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ये तो सबका फेवरेट टॉपिक है, ये आप समझ सकते हैं। तो महरान खान कौन थे? जो कि कोटा सेना में पेंगा पुल्टन की बटालियन होती है उसके कमांडर थे। समझ आ गई? और जो जयदयाल थे वो कौन थे? वो कोटा राज्य के पूर्व मंत्री थे, जिनको मतलब कि वहां से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1857 के दौरान इसको किया था। किस लिए किया गया था? कोटा में अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति छिड़ी गई थी, जिसमें इन्होंने इनका नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह में मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। और इसकी जो जो थे ना जो रेजिडेंसी थी उसमें क्रांतिकारियों ने अपना अधिकार जमा कर लिया गया था। समझ में आ गया? और 17 सितंबर 1860 के अंदर इनको दोनों को मतलब कि क्या बोलते हैं इनको मतलब कि फांसी की सजा दी गई थी। किसकी वजह से दी गई थी? इन्होंने मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से इन दोनों को लास्ट में फांसी दी गई थी। समझ में आ गया? कब दी गई थी? 17 सितंबर 1860 के अंदर इनको फांसी दी गई थी। किसकी वजह से? मेजर बर्टन की मतलब ये हत्या करने की वजह से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 क्वेश्चन क्या कहता है कि गरासिया जनजातियों का गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे अपने गांव के अंदर जो मुखिया होता है उसको सरपंच कहते हैं, उसी प्रकार से जो गरासिया जनजाति होती है उसमें जो मुखिया होता है उसको एक स्पेशल नाम यानी स्पेशल पद भी देते हैं। तो क्या देते हैं? वो होती है पटेल या फिर सहलोत। यानी कहीं-कहीं पे पटेल बोला जाता है और कहीं-कहीं पे सैलोत बोला जाता है। किसमें? गरासिया जनजाति के अंदर। यानी पटेल या फिर इसका मतलब क्या हो जाए कि गाँव के अंदर कि ये गाँव का मुखिया है, यानी गाँव का सरपंच जो बोलते हैं ना, हम लोकल लैंग्वेज में सरपंच बोल देते हैं, वहाँ पर पटेल बोला जाता है। जैसे कि पंचायत यानी जो कि किस प्रकार से क्या-क्या होता है पूरे गाँव की मतलब कि निगरानी रखता है कि किस प्रकार से क्या-क्या मतलब कि आर्थिक सारे दोनों प्रकार का दंड दे देने का जो काम होता है, वो किसका होता है? गाँव के मुखिया का होता है। कहाँ पर होता है इसका मतलब कि जो गरासिया जनजाति होती है ना उसके क्षेत्र के अंदर इस एक मतलब कि क्षेत्र को एक पट्टा कहा जाता है, उसी के अंडर इसको लगाया गया है। और गाँव की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसमें हेलमेट या फिर फलिया भी कहा जाता है। समझ में आ गया? जो कौन होती है? सबसे छोटी इकाई या फिर हेलमेट या फिर फलिया। अपने यहाँ हेलमेट क्या बोलते हैं? जो बाइक पे ओढ़ने के लिए काम आते हैं उसको हेलमेट बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर एक इकाई मतलब कि गाँव की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हेलमेट बोला जाता है, फिर फलिया कहा जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। क्या आएगा? केसरिया जी का मेला कहाँ पर भरता है? तो केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, ऋषभ देव जैन मंदिर का जो इसका नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर जो धुलेर नामक गांव है वहां पर केसरिया जी का मेला भरता है। कहाँ पर?
राजस्थान के उदयपुर जिले में धुलेव नामक गांव के अंदर केसरिया जी का मेला भरा जाता है। स्थान धुलेव उदयपुर हो जाएगा। अन्य नाम ऋषभदेव जैन मंदिर के नाम से जाना जाएगा। महत्व क्या है? यह एक जैन धर्म के प्रथम तीर्थ जो थे ना ऋषभदेव थे, उनका एक प्रसिद्ध स्थल है जिन्होंने यहाँ पर एक समर्पित मूर्ति के तौर पर इनको बनाया गया है। और इस मेले में क्या होता है? तो मेले में दुकान लगती है, झूले लगते हैं। आप सभी जानते हैं मेले में क्या क्या होता है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में मेले देखे होंगे। तो वह उसी प्रकार के इसमें मेले लगते हैं। इसमें अन्य बताऊँ तो यहाँ पर केसरिया जी की जो अरावली पर्वतमाला है, वहाँ पर कंदरा मध्य कोयल नदी के किनारे पे इसको स्थापित किया गया है। यानी ये इसकी स्पेशलिटी है। ये किस प्रकार से आता है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? राजस्थान का एकमात्र शहर अलवर, जहाँ पर मूसी महारानी की छतरी बनी हुई है। यह स्मारक महाराजा बख्तावर सिंह ने अपनी रानी मूसी की याद में बनवाया था। जैसे कि ताजमहल बना हुआ है ना मुमताज की याद में, उसी प्रकार से एक रानी थी मूसी रानी, उसकी याद में बनाया गया है मूसी रानी की छतरी, जो कि अलवर के अंदर है। मतलब कि एक है ना कि म्यूजियम के पास ही बनी हुई है, जो कि मतलब कि ना देखने लायक बहुत अच्छी चीज है। ये यहाँ एक 2 मंजिला जो इमारत है, यहाँ पर लाल बथुआ पत्थर या फिर और सफेद संगमरमर से इसको बनाया गया है। जैसे कि छतरी के ऊपरी भाग को चबूतरा है कि जहाँ पर राजा और रानी के पद चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे कि छतरी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की लीला भाव से वहां पर मतलब कि इस प्रकार से दिखाया गया है कि उसको देखते ही राजा को रानी की याद आ गई। क्वेश्चन नंबर 44, ये किस प्रकार से होगी? किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? यानी किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी जो पुस्तक थी वो भेंट की थी? तो किसने की थी, कौन थे वो? और रमत का तेज कवि जैसलमेरी, जिन्होंने महात्मा गांधी को एक बुक भेंट की थी जिसका नाम क्या था? स्वतंत्रता बावनी। समझ में आ गया किसने की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने। इनका जन्म की पूछे तो आपसे 1938 में इनका जन्म हुआ था। रम्मत का अखवाड़ा या फिर श्री कंपनी जी की इन्होंने स्टार्ट किया था। जो कि बात की जाए इसके बारे में, कौन सी बुक दी थी? स्वतंत्र बावनी। जो कब लिखी थी इन्होंने? 1943 के अंदर इन्होंने लिखी थी और महात्मा गांधी को भेंट के स्वरूप दी थी। अब इसमें क्या था फ्रेंड्स? ब्रिटिश सरकार की जो निगरानी में रखी गई, जो क्या किस प्रकार से मतलब कि क्या क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उन सब के बारे में इसमें बताया गया था। नेक्स्ट आप देखिए फ्रेंड्स, जो तेहरा ताली नृत्य यानी राजस्थान का एकमात्र फेमस डांस होता है तेहरा ताली नृत्य, जो किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है। यानी राजस्थान का फेमस डांस आप जानते हैं ना कि कौन सा है? तेहरा ताली नृत्य, जो कि किसके लिए यानी कौन से देवता के लिए बात की जाए किया जाता है, तो वो क्या रामदेव जी के लिए फेमस नृत्य हो जाएगा तेहरा ताली। यानी उनके मेले के अंदर इसको किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि एकदम बहुत ही जटिल नृत्यों में से एक माना जाता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, यानी महिलाएं पता यानी इस प्रकार से डांस करती हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। यानी इसमें क्या बोलते हैं ना, कास्ट मतलब कि इसके जो उनकी डांस करने का क्या ना अलग तरीका होता है। इसके ना पखवाज, ढोलक, झंझर, सारंगी, यानी इस अलग अनेक प्रकार के इसमें मतलब क्या होता है ना कि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और मतलब कि जो होता है ना कि जो डांस करने के लिए जो आती है, जो लेडीज आती है, वो पूरे राजस्थानी कल्चर के अंदर एकदम तैयार होके आती है। यानी ये इसकी स्पेशलिटी है पूरे राजस्थानी कल्चर के अंदर। यानी जो हमारा जो राजपूती कल्चर होता है ना, उसके अंदर वो एकदम तैयार होकर लिबास पहनकर सज धज कर इसका नृत्य करती है। मतलब कि इसका जो देखने वाला एकदम मनमोहक नृत्य होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, ये क्या होता है फ्रेंड्स? निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? यानी जो निमाड़ी और रागड़ी हैं वो किस क्षेत्र में बोले जाने वाली बोलियां हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो निमाड़ी या फिर रागड़ी है वो मोलवी में बोलने वाली ये जो मालवी क्षेत्र होता है ना, वहां पर इसकी उपबोली इसको माना जाता है। अब मालवी भाषा के अंदर भारत में मालवी क्षेत्र में यानी जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है। और निमाड़ी कैसे हो जाएगी? मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाने भाषा हो जाएगी। और रागड़ी कैसे होती है? रागड़ी भी मालवी क्षेत्र की भाषा हो, जो कि मालवा क्षेत्र के अंदर जो है ना कि राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है ना, वहां पर इसको बोला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यानी लड़कियों को तो इसके बारे में खूब अच्छे से पता होता है कि कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। यानी इन आभूषण में देखकर आपको बताना है कि महिलाएं इनमें से नहीं पहन सकती। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है।
तो इसका आंसर भी देना है। जैसे रखड़ी हो गया, मेमंद हो गया, कंडोरा हो गया, मोरखा हो गया। तो कौन-सा आभूषण है जो कि महिलाएँ नहीं पहनती? देखिए फ्रेंड्स, रखड़ी तो महिला सर के ऊपर पहनती है, मेमंद भी पहनती है, कंडोरा भी पहनती है, पर मोरखा नहीं पहनती है। क्योंकि जो मोरखा आभूषण होता है, ये ऊँटों के लिए होता है, यानी ऊँट के गले में पहनाते हैं, ना कि महिलाएँ पहनती है। समझ में आ गया? जो मोरखा आभूषण है, वो ऊँटों का आभूषण है, ना कि महिलाओं का। जैसे कि महिलाओं के आभूषण क्या होते हैं? कंगन, चूड़ी, इयररिंग्स, नाक की लौंग, नथ, मंगलसूत्र, हार, बिछिया, चुटकी मतलब मांग टीका ऐसे होते हैं। और जो मोरखा है वो ऊँट के गले में पहनाया जाता है। जैसे कि ना कि देखो, एक तो ना झालरिया नामक होते हैं, वे भी ऊँट को ही पहनाया जाता है। और कभी अच्छे से डिटेल में बताऊँगी कि महिलाओं द्वारा किस प्रकार से और कितने आभूषण पहने जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। अब ये क्या होता है, ग्रेसन ने किस बोली की को भीलों की संज्ञा यानी भीलों की बोली की संज्ञा दी थी ग्रेसन ने? कौन सी बोली थी फ्रेंड्स वो? उसके बारे में बताना है। तो वो हो जाएगी वागड़ी। जो वागड़ी बोली थी, इसको भीलों की बोली की संज्ञा दी गई थी वागड़ी बोली को। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो वागड़ी थी ना, ये एक भीली मतलब कि जो भीली होती है ना जनजाति होती है, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, जो कि राजस्थानी भाषाओं में से उपबोली के रूप में इसको एक जाना जाता है। और भील जनजाति द्वारा पश्चिमी और मध्य भारत के अंदर इसको पाया जाएगा, जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र आदि इन जगह इसको बोला जाता है। और इसमें कृष्ण का क्या होता है, कृष्ण जी ने वांगड़ी बोली बोली यानी भीलों की बोली बोली थी, इसकी संज्ञा दी गई है। यानी कृष्ण के जो भक्ति और प्रेम के प्रति लोगों को जागरूक किया है ना, उसके बारे में इसको भीलों की बोली की संज्ञा दी गई है। और वागड़ी मालवी क्षेत्र में बोली जाती है, और जो निमाड़ी होती है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है। समझ में आ गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 49। वाद्य यंत्र जो कि कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब राजस्थानी कल्चर अगर आप पढ़ रहे हैं, राजस्थान के बारे में जान रहे हैं, तो राजस्थान के बारे में छोटी बड़ी हर बात को आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि राजस्थान का खान-पान, उसके आभूषण हो गए, डांस हो गया, लोक देवता हो गया, देवियाँ हो गई, त्योहार हो गए, यानी हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और राजस्थान का इतिहास की बात की जाए तो बहुत बड़ा इतिहास है, जो कि कंप्लीट मतलब कि इसको हम क्वेश्चन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में सब कुछ लिखा हुआ होता है और क्वेश्चन में उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कि वाद्य यंत्र जो कि कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, वो कौन-सा हो जाएगा? वो देखिए ढोल, नगाड़ा, बाँसुरी, अलगोजा और झांझ। ये किसमें कच्ची घोड़ी में बजाए जाते हैं। समझ में आ गया कि ढोल, नगाड़ा, बाँसुरी, अलगोजा और झांझ। ढोल मतलब कि ड्रम की तरह बजाया जाने वाला होता है। नगाड़ा भी आपने देखा होगा कि नगाड़ा भी एक बड़ा-सा ढोल होता है, उसको बजाया जाता है। और बाँसुरी भी पता है कि आपको एक मतलब एक लंबी-सी वाद्य यंत्र जिसमें कि हवा के थ्रू मतलब बजती है। और अलगोजा ये एक नया है, यानी ये एक तरह का एक युग्मित बुदबिंड नाम का वाद्य यंत्र होता है, जो कि मतलब कि एक विशेष तरह की ध्वनि उत्पन्न करता है। समझ में आ गया? और झांझ कैसा होता है? ये एक लयबंद यानी है ना कि लय के साथ मतलब लयबंद तरीके से वाद्य यंत्र जिसमें ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि ना किसी मतलब कि काँच के मतलब कि पीतल के बर्तन पे ऐसे बजाया जाता है, जैसे कि ना ये धातु से बना होता है, इसकी जो उसकी जो ध्वनि आएगी ना, वो भी एकदम से अलग ही आती है, मतलब कि है ना टूट-टूट के बिखरने वाली इसमें आवाज़ आती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50। अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लोक नाटक चारबेत किस शहर से संबंधित है? एक लोक लोक नाटक हो जाएगा चारबेत, वो किस शहर से संबंध रखता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्या बोलते हैं, लोक नाटक है ना चारबेत, इसका संबंध हो जाएगा राजस्थान के टोंक शहर से। समझ आ गया? जो कि राजस्थान की 400 साल पुरानी पारंपरिक प्रदर्शनी कला होती है, जिसमें कलाकार और गायक द्वारा इसको मतलब कि पूरे समूह के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है। और चारबेत का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, यह एक लोक कथाओं और प्रदर्शन का कला का एक स्वरूप होता है, जिसमें 4 श्लोक कविताएँ होती हैं, जिसके मतलब कि 4 अलग-अलग इसके जो छंद भी अलग-अलग होते हैं, पंक्तियाँ भी अलग-अलग से होके बना होता है। और कहाँ से प्रचलित है पूछे तो आपसे, तो मुख्य रूप से ये यूपी, राजस्थान यानी टोंक राजस्थान से हो जाएगा, रामपुर यूपी से हो जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश हो जाएगा, और हैदराबाद आंध्र प्रदेश, यानी वहाँ यहाँ पर इसको किया जाता है। और चार बेत के शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो यह एक फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है 4 श्लोक के और कविता। क्लियर हो गया? एग्ज़ाम में पूछा है कि चार बेत का मतलब क्या होता है? तो आपको मैंने बता दिया इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो जाएगा
चार श्लोक कविता है जो कि कहाँ है? राजस्थान के टोंक में आती है। उदयपुर, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश 4 जगह पूरे भारत के अंदर इसको किया जाता है। क्लियर हो गया? तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि खूब अच्छे से बता दिया किस प्रकार से किया जाएगा। और नेक्स्ट ऐसे ही आपको डेली क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।